जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमर स्टडी मित्र में। मैं अमर कुमार आज आप लोगों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं उसका हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे। जो भी क्वेश्चन जिन भी एग्जाम में, जिन भी परीक्षाओं में आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी आर्टिकल को हम लोग चंद कुछ समय में पढ़ेंगे और ये रिवीजन क्लास होगा। अभी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, उसमें भी अनुच्छेद से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं और आगे भी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला है उसमें भी अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। आइए बिना देरी करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। फास्ट जल्दी से जल्दी हम लोग सभी का रिवीजन करेंगे और एक ही क्लास में हम लोग पूरे के पूरे 395 अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 तक। ठीक है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है संघ और इसके राज्य क्षेत्र। संघ और इसके राज्य क्षेत्र, संघ और इसके राज्य क्षेत्र की बात करता है। अनुच्छेद 2 बात करता है नए राज्यों के स्थापना का प्रावधान, कि नए राज्यों का स्थापना कैसे होगा, किस तरह से, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 को देखेंगे तो अनुच्छेद 3 कहता है कि राज्यों की सीमा नाम में परिवर्तन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे भाग 2 नागरिकता। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि नागरिकता किस भाग में है, तो आप लोग इसको बताएंगे कि भाग 2 में नागरिकता है। ठीक है, तो भाग 2 नागरिकता को पढ़ेंगे। नागरिकता में पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान, कि संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान, नागरिकता कैसे थी, ये सब प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, कि जो लोग पाकिस्तान चले गए थे फिर पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, उनकी नागरिकता कैसे, ये अनुच्छेद 6 में दिया गया है। अनुच्छेद 7 कहता है, अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान, जो भारत से पाकिस्तान गए हैं उसके बाद भारत आएंगे तो उनकी नागरिकता का क्या प्रावधान है। फिर अनुच्छेद 8 ये भारत से बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार के बारे में है, वर्णन है। जो भारत से बाहर है उन प्रवासियों के लिए क्या नागरिकता का प्रावधान है, इसके बारे में बताता है। ठीक है, आर्टिकल 9 देखेंगे तो आर्टिकल 9 कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान, कि मतलब अगर कोई विदेशी नागरिकता लेता है तो स्वतः ही भारत की नागरिकता से वह वंचित हो जाएगा, भारतीय नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता के अधिकार बने रहना, नागरिकता के अधिकार का बने रहना, ये आर्टिकल 10 के अंतर्गत है। और आर्टिकल 11 जो अनुच्छेद 11 ये बताता है कि संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानून का विनियमन का प्रावधान। ठीक है, कि संसद जो है नागरिकता के कानून में जो भी अपना परिवर्तन कर सकता है, बना सकता है, ये सब किसके पास ये शक्ति है, तो ये शक्ति जो है संसद के पास है। ठीक है, इतने समझ में आ गया। अगर कोई आपसे पूछता है कि, फिर से देखते हैं, अनुच्छेद 1 संघ और इसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 3 राज्यों की सीमा नाम में परिवर्तन। ठीक, अनुच्छेद 5 संविधान की शुरुआत में नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले। और अनुच्छेद 8 जो है ये भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 जो है विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता का समाप्त होना। अनुच्छेद 10 जो है ये नागरिकता के अधिकार में बने रहना। और अनुच्छेद 11 जो है ये संसद के पास अधिकार है नागरिकता का जो है कानून बनाने का। ठीक है, अब अगला आता है, अगला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भाग 3 है मौलिक अधिकार। ठीक, मौलिक अधिकार है भाग 3, ये अनुच्छेद 12 से 35 तक इसको हम लोग पढ़ेंगे। आर्टिकल 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार। तो अनुच्छेद 12 कहता है कि भारत राज्य की परिभाषा, इसमें अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया कि कौन कौन से चीज राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 13 की बात करते हैं तो 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियां। ठीक, कि कौन कौन सी विधियां मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करेंगी। ठीक, फिर आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से 18 समानता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समता का अधिकार या विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो मौलिक अधिकार है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के अवसर में सभी को समानता है, लोक नियोजन के अवसर में सभी को समानता का अधिकार। और अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता का अंत, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग एग्जामों में अनुच्छेद 17 पूछ लिया जाता है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है, अनुच्छेद 18 में है कि उपाधियों का अंत, कि जैसे कोई भी उपाधियां हैं उसका अंत, कोई भी व्यक्ति किसी तरह की उपाधि नहीं धारण करेगा। जैसे जब देश गुलाम था तो बहुत सारी उपाधियां थी, लॉर्ड, सर, इस तरह की उपाधियां थी, तो उसको कोई धारण नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अब पढ़ेंगे, अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22
ठीक। अनुच्छेद 19 में क्या कहता है कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 19 का एक कहता है बोलने की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप कहीं भी अपनी स्वतंत्रता से बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अनुच्छेद 19 भी कहता है कि शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं भी इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, ठीक है, शांतिपूर्वक आप कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं। अनुच्छेद 19C का 19C में है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19D में है देशों की किसी भी भाग में, देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 19E कहता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता है, और 19F कहता है देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। क्या क्या है 19 में, तो 19A कहता है बोलने की स्वतंत्रता, 19B कहता है शांतिपूर्वक बिना हथियार के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, 19C है कि संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, 19D है देश के किसी भाग में बसने की या किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता, 19D है देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता, 19F है कि देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर अगला देखेंगे अनुच्छेद 20 क्या कहता है। अनुच्छेद 20 में है कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, या जीने का अधिकार, इसको ही जीने का अधिकार भी कहते हैं। 21A में है शिक्षा का अधिकार, ये इंपॉर्टेंट है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक। कब जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 21A को जोड़ा गया था, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कहता है, अनुच्छेद 22 से कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक है। फिर अगला आता है, अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 23 और 24 में है। अनुच्छेद 23 में है कि मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध, और अनुच्छेद 24 है कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध, मतलब अनुच्छेद 24 के अंतर्गत किसी भी कारखाने में 14 वर्ष से कम बच्चों की आयु के बच्चों, मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हम अगला देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने, किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए टैक्स से संबंधित स्वतंत्रता, आपको किसी भी धर्म के लिए टैक्स या कर देने की स्वतंत्रता है, आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, किसी भी तरह का आपको कर देना नहीं चाहिए, ठीक। अनुच्छेद 28 है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है, कि अगर कोई धार्मिक शिक्षा संस्थान है तो उसमें जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, और ना ही किसी भी विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए किसी को बाध्य किया जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30, ठीक है। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है, ठीक। अनुच्छेद 30 है अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार है, ठीक। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे देखेंगे अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, इसको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा कहा था, अनुच्छेद 32 को कहा था, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि संविधान की आत्मा किसको कहा था, तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। इसमें जो है रिट संबंधित प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट के पास 5 तरह की रिट है जारी करने का, उसमें जो है ये सब दिया गया है कि रिट सुप्रीम कोर्ट किस तरह से रिट जारी करता है, ठीक है। और इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 33, यह कहता है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने की संसद के पास शक्ति है, किसके पास शक्ति है, संसद के पास शक्ति है मौलिक अधिकारों को लागू करने की। अनुच्छेद 34 है सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध स्थापित करने का प्रावधान, जैसे जो सैन्य क्षेत्र है वहां पर जो है जो सैन्य मतलब मौलिक अधिकार है वहां उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, अगला है भाग 4 नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, ठीक है। अनुच्छेद 36 है कि राज्य की परिभाषा, ये वही राज्य की परिभाषा है जो आर्टिकल 12 में था, ठीक। आर्टिकल 12 वाला यहाँ भी है, सेम वही परिभाषा है। फिर अनुच्छेद 37 है नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य माना जाएगा, यानी कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये वाद योग्य है, इस पे वाद किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 38 है अनुच्छेद 38 है राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा, ये राज्य के पास है कि राज्य जो है लोक कल्याण की वृद्धि की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 39 है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान और निःशुल्क विधि सहायता, ठीक है, निःशुल्क विधि सहायता।
और अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान, ये गांधीवादी विचारधारा से संबंधित अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 41 है कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है, सभी आर्टिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में। हाँ, और अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, 100% लाइक करना है। और अगर अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है सब्सक्राइब करना, लेकिन लाइक आपको करना है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा। आर्टिकल 41 है, अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 42 है कि न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान। ठीक है, अनुच्छेद 43 मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। ठीक है, आर्टिकल 44 यह है समान नागरिकता संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत गोवा एकमात्र राज्य था जहां समान नागरिक संहिता था, लेकिन अब उत्तराखंड भी बन गया है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य। अनुच्छेद 45 है बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी। ठीक है, अनुच्छेद 46 है अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान। ठीक, अनुच्छेद 47 है पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य, ये अनुच्छेद 47 है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 48 है कृषि और पशुपालन संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 48 का ए है पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक, अनुच्छेद 49 भी इंपॉर्टेंट है महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत क्या दिया गया, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, अनुच्छेद 51 है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान। अब अगला हम लोग देखेंगे, अगला ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भाग 4 ए मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 ए, इसको जो है बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसको बाद में जोड़ा गया था। अब इसको देखेंगे, इसमें जो है अनुच्छेद 51 ए पहले 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे, मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, 11 मौलिक कर्तव्य। इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, उस टाइम 10 जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, फिर बाद में एक 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार एक बढ़ाया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला है भाग 5 संघ। अनुच्छेद 52 से 151 तक। अनुच्छेद 52 कहता है भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां जो है ये राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात की गई है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी पद्धति, किस किस पद्धति से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, इसके बारे में दिया गया है अनुच्छेद 55 में। ठीक है, अनुच्छेद 56 में है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख कि कार्यकाल कितने दिन का होगा राष्ट्रपति के। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता कि कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए ये। और अनुच्छेद 59 है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। ठीक है, ये अनुच्छेद 59 हो गया। अनुच्छेद 60 हो गया राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख। और अनुच्छेद 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान। इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 61, ज्यादातर क्वेश्चन अनुच्छेद 61 पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अनुच्छेद 62 कहता है कि राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया गया 6 माह के भीतर। मतलब अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख। अनुच्छेद 64 है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 65 है कि आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में, यानी अगर किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। अगर जैसे राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है मुख्याधीश वो जो है राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित है, यानी कि 6 महीने के भीतर उपराष्ट्रपति के पद अगर खाली है तो 6 महीने के भीतर उसका निर्वाचन करा लिया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 69 कहता है उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख करता है। ठीक है, और अनुच्छेद 70 जो है अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन। ठीक, आगे देखते हैं अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 73
संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख। अनुच्छेद 72 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 74 कहता है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख होगा। ठीक है, कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध अनुच्छेद 75 में है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी का उल्लेख। महान्यायवादी किस अनुच्छेद में आते हैं? तो आर्टिकल 76 में। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन संबंधित उल्लेख है। अनुच्छेद 78 जो राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 79 79 संसद के गठन का उल्लेख। संसद किस आर्टिकल में है? तो 79 में है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है। यानी कि अगर संसद, राज्यसभा और लोकसभा इन तीनों का जो है 79, 80 और 81 में है। ठीक है, 82 में है प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 संसद के सदन की अवधि। संसद के सदन की अवधि कितनी होगी? ये अनुच्छेद 83 में दिया गया है। अनुच्छेद 84 में है संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन संबंधी उल्लेख है। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार। ठीक, अगला देखेंगे। आगे है अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है। लोकसभा का उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की बात जो है किसमें? अनुच्छेद 93 है। किसमें है? अनुच्छेद 93 में। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 98। अनुच्छेद 98 में है संसद के सचिवालय का उल्लेख। संसद के सचिवालय का उल्लेख है। अनुच्छेद 99 में है संसद सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख। संसद के सदस्य शपथ इनका उल्लेख दिया गया है। अनुच्छेद 100 में है संसद सदस्यों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गैरपूर्ति। ठीक है, 105 इंपॉर्टेंट है संसद के सदन की तथा उनके सदस्यों की समितियों के शक्तिकरण का विशेषाधिकार है। अनुच्छेद 106 है सदस्यों के वेतन और भत्ते की बात की गई 106 में। 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में दिया गया? तो संयुक्त बैठक जो है वो आर्टिकल 108 में है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। 109 में धन विधेयक, ये भी इंपॉर्टेंट है। 109 में दिया गया धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया जो है 109 में है और धन विधेयक की परिभाषा जो है 110 में दी गई। और अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट। बजट का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो आर्टिकल 112 में बजट का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन बनता है कि बजट का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आप लोग जवाब देंगे कि 112 में। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है 112। अगला देखते हैं 120। कुछ आर्टिकल छूटे हैं तो वो इंपॉर्टेंट नहीं थे इसलिए उनको छोड़ दिया गया है। जो जो इंपॉर्टेंट है उनको रखा गया है। लगभग हर एग्जाम में यही सब आर्टिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 120 कहता है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है ये आर्टिकल जो है 123 में है। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, मेहनत अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। ठीक है, अनुच्छेद 124 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उल्लेख। यानी कि अगर कुछ क्वेश्चन बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख कहाँ है तो आर्टिकल 124 में है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। ये किस आर्टिकल में है? तो 129 में है। ठीक है, अगला है आर्टिकल 137 निर्णय एवं आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। ठीक है, अनुच्छेद 143 कहता है कि उच्चतम न्यायालय किसे परामर्श करने की राष्ट्रपति के पास शक्ति होगी। अनुच्छेद 148 148 इंपॉर्टेंट है। 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसका उल्लेख किसमें दिया? CAG का उल्लेख तो आर्टिकल 148 में दिया गया। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो भी इंपॉर्टेंट हैं और उसको आप लोग ध्यान रखेंगे विशेष तौर पर क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, अगला है भाग 6। अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 6। भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक। तो देखते हैं आर्टिकल 152 क्या कहता है कि राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा यहाँ भी वही राज्य की परिभाषा है जो आर्टिकल 12 में दिया गया था, आर्टिकल 36 में दिया गया था, वही राज्य की परिभाषा यहाँ भी है। ठीक है, अनुच्छेद 153 यह है राज्यपाल का उल्लेख। राज्यपाल का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 153 में है राज्यपाल का उल्लेख। ठीक, आगे है अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ठीक, कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होगी वो राज्यपाल में निहित होगी। और 155 है राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, जिस तरह से उधर राष्ट्रपति था 52, 53, 54, 55 उसी तरह से इधर जो है राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। 155 हो गया, राज्यपाल की नियुक्ति हो गई। 156 में है राज्यपाल का कार्यकाल। क्या है? कार्यकाल है। 157 में राज्यपाल की योग्यताएं हैं। 158 आर्टिकल तो इसमें राज्यपाल की पद की शर्तें हैं। आर्टिकल 159 जो है ये राज्यपाल की शपथ का उल्लेख करता है। 159 अनुच्छेद 160 जो है ये आकस्मिकता में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। ठीक है, इस तरह से राज्यपाल की शक्तियों के बारे में दिया गया।
ठीक, आर्टिकल 161 जो है ये राज्यपाल के क्षमादान संबंधी शक्ति है। जिस तरह से वहां आर्टिकल 72 के तहत, किसके, आर्टिकल 72 के तहत जो है राष्ट्रपति क्षमादान करता था, तो यहाँ जो है 161 के तहत जो है राज्यपाल को क्षमादान संबंधी शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 162 जो है ये राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। ठीक, आगे देखते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, राज्य का महाधिवक्ता, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। ठीक, अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 168 है। 168 में राज्यों के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान है। विधानमंडलों के गठन का प्रावधान किसमें है, तो ये 168 में है। अनुच्छेद 169 में है राज्यों में विधान परिषदों का बनना, ये जो है अनुच्छेद 169 में है। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख, विधानसभाओं की संरचना कैसी होगी, कितने सदस्य होंगे, इसका उल्लेख जो है 170 में है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की संरचना का उल्लेख है। ठीक, विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख 170 में और विधान परिषदों की संरचना का उल्लेख जो है ये 171 में दिया गया है। ठीक है, अब हम 175 को देखते हैं। 175 में दिया गया राज्यपाल का सदन में अभिभाषण और संदेश का अधिकार। ठीक है, 188 कहता है कि विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख, विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख है। और 189 में जो है ये सदन में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गढ़पूर्ति, क्या गढ़पूर्ति का इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। मैं चाह रहा हूँ कि एक ही वीडियो में पूरे के पूरे 395 अनुच्छेदों का आप लोगों का फास्ट रिवीजन हो जाए, और आप लोग अगर एग्जाम सेंटर के बाहर भी इस वीडियो को देखेंगे तब भी आपके दिमाग में एक दो क्वेश्चन जो है, जो भी आएगा आर्टिकल से संबंधित, आप लोग उसको कर ले जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 213 देखते हैं। 213 कहता है कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके, राज्यपाल के पास है, वो भी 213 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 214 है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का प्रावधान है 214 में। ठीक है, अगला है 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 216 है उच्च न्यायालयों के गठन का उल्लेख। 226 है उच्च न्यायालय द्वारा रिट, वहां हमने बताया था अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, और अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय रिट जारी करेगा। ठीक है, बातें क्लियर हो रही है ना, क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग को ज्यादा समय मिलेगा नहीं, और इसको आप लोग अगर 2x पर भी देख लेंगे वीडियो को तो भी दिमाग में अनुच्छेद छप जाएंगे, अनुच्छेद याद हो जाएंगे। अनुच्छेद 231 कहता है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। जैसे बहुत से राज्य हैं, उन राज्यों में, क्योंकि उच्च न्यायालय कितना है अभी भारत में जो है 25 उच्च न्यायालय हैं, जो 25वां है ये तेलंगाना उच्च न्यायालय है, तो 25 उच्च न्यायालय, और राज्य 28-29 राज्य, इस तरह से घटते बढ़ते रहते राज्य, तो अब सभी के पास तो उच्च न्यायालय है नहीं, तो इसलिए अनुच्छेद 231 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य हैं तो उनके लिए भी एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान जो है 231 के तहत किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 233 है, ये कहता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान, जिला न्यायाधीश जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, जो जिले में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति का प्रावधान जो है ये 233 के तहत है। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण, क्या अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण का प्रावधान है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, ये आर्टिकल 239 से 242 तक है, इंपॉर्टेंट है। 239 में है कि संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख 239 में है। 240 में है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी विनियम बनाने का राष्ट्रपति के पास शक्ति है। 241 है कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। ठीक है, आगे देखते हैं भाग 9 है, भाग 9 और 10 अनुच्छेद 243 पंचायतों का उल्लेख और 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, ये 244 में है, किसमें है 244 में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भाग 11 है संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध, संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध है 245 से 263 तक। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है 245 में। 248 में क्या है, अवशिष्ट विधायी शक्तियां हैं, और 252 है 2 या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने का संसद के पास शक्ति है। ठीक है, और 262 है अंतरराज्यिक नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 263 है अंतरराज्यीय विकास परिषद के गठन का उल्लेख है। ठीक है, इस तरह से अब लास्ट है हम लोगों का भाग 12। भाग 12 हम लोग देखेंगे, ये वित्त संबंध, संपत्ति, संविधान और वाद है, अनुच्छेद 264 से 300 ए तक। ठीक है, अनुच्छेद 266 है भारत की संचित निधि का उल्लेख,
अनुच्छेद 267 है आकस्मिक निधि, और अनुच्छेद 238 से वित्त आयोग का उल्लेख। वित्त आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो 280 में है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वित्त आयोग किस आर्टिकल के तहत दिया गया, तो 280 के तहत। 300A में है संपत्ति का अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार जो था ये आर्टिकल 19F में था, ठीक है, वहां से हटकर ये यहाँ आ गया है जो संपत्ति का अधिकार है। आर्टिकल 300A के तहत ये कानूनी अधिकार बन गया है, पहले ये संवैधानिक अधिकार था, ठीक है, मौलिक मूल अधिकार के अंतर्गत आता था, अब ये जो है यहाँ आ गया 300A में। अगला है भाग 13 और भाग 14, ठीक, भाग 13 और भाग 14। तो अनुच्छेद 301 है भारत देश में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 312 है अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख। जितने भी अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनका उल्लेख किस आर्टिकल में दिया गया? अनुच्छेद 312 में दिया गया। अच्छा है, ये भी क्वेश्चन। और फिर अनुच्छेद 315, ये भी इंपॉर्टेंट है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस का जो उल्लेख है वो किसमें दिया गया है? 315 में दिया गया है, ठीक है। 323 प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकरण, ठीक है, ट्रिब्यूनल्स का जो प्रावधान है 323A में दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। भाग 15 निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329। अनुच्छेद 324 में है चुनाव आयोग निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा। इसमें चुनाव आयोग की बात की गई है 324 में। 326 कहता है लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। वयस्क मताधिकार का मतलब कि जो भी है वयस्क 18 से जो है 18 वर्ष के ऊपर के जो लोग हैं वही लोग मताधिकार कर सकेंगे। पहले ये 21 वर्ष था, बाद में इसको घटाकर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था उससे घटाकर 21 से 18 किया गया था, ठीक है। अनुच्छेद 329 जो है ये निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का उल्लेख है, ठीक है। अगला भाग है भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। आर्टिकल 330 से 342। अनुच्छेद 330 क्या कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण, ठीक है। और अनुच्छेद 31 जो है ये लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, आर्टिकल 331। फिर अगला है अनुच्छेद 332, ये विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण है। अनुच्छेद 333 ये विधानसभा में आंग्ल भारतीय, आंगन नहीं है, आंग्ल भारतीय है, आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। अनुच्छेद 333 में यह चीज दिया गया है, ठीक है। अगला भाग है भाग 17 राजभाषा का उल्लेख। 343 से 351। 343 में है कि संघ की राजभाषा का उल्लेख दिया गया कि संघ की राजभाषा क्या होगी। अनुच्छेद 344 से राजभाषा के संबंध में आयोग संसद की समिति का वर्णन, कि आयोग और संसद जो समिति की वर्णन कर सकेगा। अनुच्छेद 345 में राज्यों की भाषा क्या होगी, इसके बारे में राज्यों की भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 346 में संघ और राज्य, दो राज्यों के बीच पत्राचार की राजभाषा। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। इंपॉर्टेंट 348, ये भी इंपॉर्टेंट है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अगला है 351, ये भी हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, ठीक है। जैसा जानते हैं आप लोग राजभाषा क्या है, हिंदी राजभाषा है। भाग 18 आपातकाल, 352 से 360। 352 क्या कहता है? आपातकाल की घोषणा का उल्लेख, ठीक है। अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख। और अनुच्छेद 358 आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। जैसे अगर आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा आपातकाल के दौरान। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कौन से दो अनुच्छेद आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं होता है, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद समाप्त नहीं होगा उसका आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक। अनुच्छेद 358 हो गया। अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध, ठीक है, ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। एक अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 356, ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ठीक है। ये अगला है, हम लोग पढ़ेंगे भाग 19 और 20। अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन का प्रावधान है, ठीक है। भाग जो है 21, भाग 21 में है आर्टिकल 369 राज्य सूची के कुछ विषय के संबंध में संसद कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 370 है जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रावधान जो कि हट चुका है 370 धारा। अनुच्छेद 361 महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष उपबंध है, ठीक है। फिर अगला है अनुच्छेद 395 निरसन, ठीक दोस्तों। इस तरह से अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है।
और सब्सक्राइब कीजिए या न कीजिए, ये आपकी बात है। अगर वीडियो और मेहनत अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि कोई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।